सभी को। और मैं आपके साथ कांतराज पुनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। बहुत महत्वपूर्ण एक पेपर अभी पीटीआई का हुआ एक दिन पहले, और उस पेपर को देखने के बाद ऐसे जो 23 को हुआ था जीके का पेपर, उसमें भी पॉलिटिकल साइंस के जो 5 सवाल थे, और इस पेपर में मैंने देखा कि 30 के आसपास सवाल जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस से हैं। और मैं मानता हूँ 100 में से यदि 30 सवाल राजनीति विज्ञान के आते हैं तो राजनीति विज्ञान की अहमियत क्या है ये आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ एक विचार यह है कि राजनीति विज्ञान के सवाल इतने हार्ड आते हैं कि पेपर सॉल्व करवाने वाला कैसे पेपर सॉल्व करवा रहा है ये आप देख रहे हैं, टिक लगा रहा है और कुछ नहीं है। आरपीएससी क्या उत्तर मानेगी, उसके बाद उसके पास क्या एविडेंस है, इस प्रकार के सवालों को कैसे पढ़ा जाए ताकि ऐसे सवाल हो जाए, और ऐसे सवालों में क्या 100% किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते, ये बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में विचार आता है। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के जो सवाल अटेंड कर रहा है और उसमें बेहतरी दिखा रहा है वो 100% सेलेक्ट होगा, उसमें कोई शक नहीं, भले वो कोई भी सब्जेक्ट है। पढ़ा कैसे जाए इस पर बात कभी करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब की पर बात होती है, ये मैं आपको बता दूं, स्लाइड मैंने उन सवालों की बनाई है जो आरपीएससी के पेपर में है, यानी कि पेपर की ही स्लाइड है। इसमें आपको ये नहीं समझना है कि मैंने टाइप अपने हिसाब से किया है, ये इस पेपर की टाइप है। हाँ, कुछ कहीं गड़बड़ टाइप में हो जाए एक आध शब्द में तो ध्यान रखना है, मेरी ख्याल से नहीं की होगी, टाइप करने वाले ने नहीं की होगी, मैं टेक्निकली साउंड आदमी नहीं हूँ, इसलिए कहीं मिस्टेक हो जाए तो ध्यान रखिएगा। बाकी सवाल और सवालों के उत्तर पर हम डिस्कस करेंगे, और समझना होगा कि आपको केवल किताबें और जो लोग आपको ये यूट्यूब चैनल्स वगैरह और जो है प्लेटफॉर्म्स उस पर जो बना रहे हैं और सवाल कैसे आ रहे हैं सब समझ रहे हैं। कितने सवाल आए, दावे क्या है मुझे नहीं पता, कितने सवाल किससे आए ये भी सबको पता है, ठीक है। ऐसे मैंने कल अभी एक क्लास बना रहा था तो उसमें एक ये दोबारा इसलिए बनानी पड़ रही है तुरंत ही हाथों हाथ ही कि उसमें क्या हुआ कि एक सवाल गलती से बोल दिया तो लड़के का मैसेज आया मेरे पास, साहब आपने नोट्स में तो ये लिखाया, आपने 9वां सत्र लिखाया, यहाँ आप 10वां बोल दिया। मैंने कहा अरे बाई मिस्टेक बोल दिया गया, तो फिर उसको 10वां किया गया। हमारे नोट्स पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल पॉइंट पे देखोगे पता चल जाएगा, बाकी सब जानते हैं, पढ़ने पर देखने पर ही पता चलता है कितने आए मेरे पहले से पढ़े हुए हैं, हूबहू कैसे उतरे हैं ये भी देखना जरूरी है, कैसे सवाल आए हैं ये भी देखना जरूरी है, मगर ये चीज़ें होती रहेगी। पहले अपन करते हैं सवाल। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये एक सवाल ऐसा था जो बड़ा सिंपल सवाल था, मैं यहाँ से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान रखना, क्योंकि मेरे सामने पेपर रखा हुआ है तो मैं पेपर से ही पढ़ूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि कहीं क्या पता कहीं पढ़ने में मिस्टेक नहीं हो जाए, दोनों तरफ ध्यान रखूँगा। तो इसमें ये ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म, मेरे ख्याल से ये बड़ा सिंपल सवाल था। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म सरकार ने इसलिए बनाया है ताकि निर्यातकों के लिए, ये किसके लिए है, निर्यातकों के लिए है। इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ाना, नए इंटरनेशनल मार्केट की पहचान करना और व्यापार के अवसर बनाना, यह है इनका मूल टारगेट। ऑप्शन क्या दिए हैं, इस मंच की स्थापना विश्व बाजार में भारत का हिस्सा बढ़ेगा, सीधी सी बात है, निर्यात बढ़ेगा। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयातकों, ये आयातकों के लिए नहीं है, निर्यातकों के लिए हैं, नए बाजारों को जोड़ने में मदद करेगा, भारतीय निर्यातकों के लिए विश्व बाजार में अवसरों की पहचान करेगा। एकदम ठीक, सीधा उत्तर था, क्लियर। जिसने
इसमें आपको ज्यादा फैक्ट, कई लोग क्या पढ़ाते हैं तब लगता है कि फैक्ट रटने, नहीं, आपको ये ध्यान रखना ये योजना किससे रिलेटेड है। ये ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म यदि निर्यातकों से रिलेटेड है, इतना ध्यान जिसने रखा है उसने इस सवाल को कर दिया है। कोई प्रॉब्लम, एकदम क्लियर कट इसका उत्तर है। ये बड़ा सिंपल सवाल था, मगर हाँ ये करंट से रिलेटेड था। हो सकता है आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा है, तो ढंग से देखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। थोड़ी सी इसका ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय हस्तांतरण के लिए प्रांतीय, देखो ये आपको मैं बता दूं, ये इन्वर्टेड कॉमा है उसका, हस्तांतरण के लिए प्रांतीय विषयों की सूची में उल्लेखित है। पहली बार द्वेष शासन डॉर्की आया, वो क्लियर बात है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रांतों में द्वेष शासन की स्थापना हुई और उसके अंदर ये जो है उसमें कौन सा सब्जेक्ट है जो इसमें उल्लेखित है। ये बड़ा सिंपल सवाल था, साधारण सवाल भी है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई आप समझे कि बड़ा हार्ड है, ऐसी भी इसमें कोई सवाल की खास बात नहीं है। आपको बड़ा सिंपल बात बताना चाह रहा हूं, एक थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज में। हमारी जो 1919 का अधिनियम था, उसके अंदर जो शेड्यूल फर्स्ट है, उसके अंदर जो उन्होंने सूची जो है या शेड्यूल फर्स्ट है, उस शेड्यूल के अंदर, इसको शेड्यूल भी लिखते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शेड्यूल लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस शेड्यूल की पहली जो है सूची है, उसके अंदर विद्यार्थियों सेंट्रल सब्जेक्ट है, यूनियन नहीं था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इस सेंट्रल सब्जेक्ट के अंदर 46 सब्जेक्ट थे। दूसरा इसका जो पार्ट है, इसी अनुसूची का सेकंड पार्ट था, उसके अंदर प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे जिसमें 50 सब्जेक्ट थे। और शेड्यूल 2 जो था, इसका शेड्यूल जो 2 था, उस शेड्यूल 2 का नाम था हस्तांतरण के लिए प्रांतीय विषयों की सूची। ये इसका नाम था, लिस्ट ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट फॉर ट्रांसफर, जिसके अंदर 19 सब्जेक्ट हैं। यदि 1919 का अधिनियम आपने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, तो इसका जो विद्यार्थियों, ये 3 अब हम पढ़ते हैं, धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती व्यवस्था कहां पर है, यह है सब्जेक्ट नंबर 15, इसी सूची का सब्जेक्ट नंबर 15 ये है। औद्योगिक अनुसंधान एवं तकनीकी शिक्षा सहित उद्योगों का विकास, यह है सब्जेक्ट नंबर 16। ब्रिटिश भारत में तीर्थ यात्राएं, जो आने चाहते हैं ब्रिटिश भारत में आते हैं, उनके लिए यह है सब्जेक्ट नंबर 4। तीनों ही हैं, अर्थात अ ब स उत्तर सही, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सीधा सीधा सूत्र। अगला, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, जोड़ा ही नहीं, नया कोई आर्टिकल जोड़ा गया है उसकी बात कह रहा है। दूसरा वो कह रहा है कि जोड़ा गया या अंतः स्थापित किया गया या प्रतिस्थापित किया गया, वो कौन से आर्टिकल हैं जो प्रतिस्थापित किए गए, जोड़े गए या इसमें डाले गए। आर्टिकल 15(4), मैंने एक केस पढ़ाया था, चंपकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य का मामला, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश की थी मैंने, और मेरी ख्याल से उसमें कोई मिस्टेक नहीं। हाँ, तो 15(4) जो जोड़ा गया, ये जोड़ा गया चंपकम दोराइजन वर्सेस मद्रास राज्य केस
1950 में केस हुआ था। 51 का मामला, 51 के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ था। उस समय आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पार्लियामेंट का काम कर रही थी, उसने ये जोड़ा था। आरक्षण का मामला था, आपको पता हो तो। जाति और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया था अनुपात में। मैंने बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से केस पढ़ाया है। 19-2 मैंने एक क्रॉस रोड मामला पढ़ाया था, जिसमें रमेश थापर का मामला कहते हैं। रमेश थापर कम्युनिस्ट थे, रमेश थापर। और रमेश थापर के मामले के अंदर, और इसके साथ और भी, रमेश थापर केवल क्रॉस रोड का ही नहीं, जिसने नेहरू के विरुद्ध लिखता था, उसके सिवाय ब्रजभूषण वर्सेज दिल्ली राज्य का मामला 1951, मोतीलाल वर्सेज यूपी राज्य का मामला 1951। इन मामलों में जो डिसीजन आया, जिसके कारण उनके जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई, उसको दूर करने के लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(2) यानी कि 19(1) पर जो युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है, वो 19(2) लगाता है। तो इस पर, इसके अंदर कुछ बातें जोड़ी गई, 19(2) के अंदर जोड़ी गई, और उसमें जोड़ा गया था पहला, लोक व्यवस्था। कोई भी बात यदि लोक व्यवस्था के विरुद्ध है, तो वह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, यदि लोक व्यवस्था खराब करती है, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा जा सकते हैं। विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दूसरे देशों के साथ, हमारे विदेशी मित्रों के साथ हमारे रिश्ते खराब करते हो। मैत्रीपूर्ण ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात जोड़ी गई थी, अपराध उत्प्रेरण। यदि कोई बात अपराध को बढ़ावा देती है, उत्प्रेरित करती है, तो उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इसमें ही नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1906 में भी अमेंडमेंट हुआ था। पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में भी अमेंडमेंट हुआ था, यदि थोड़ी सी आपने पढ़ा है ध्यान से तो। इसमें ही नहीं, इसके सिवाय और भी बहुत सारे आर्टिकल्स में हुआ, मगर अपन पढ़ते हैं 31 क और 31 ख। ये दोनों ही विद्यार्थियों भूमि सुधार से रिलेटेड हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जमींदारी एबोलिशन जो एक्ट बनाया गया था, उसको जो चैलेंज किया गया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को विद्यार्थियों निष्प्रभावी करने के लिए, भूमि सुधार विधियों के संवैधानिक सुधार के लिए 2 आर्टिकल 31 में जोड़े गए, एक 31A और एक 31B। 31B में नवी अनुसूची है, इसके अंदर आपको पता है तो 9 शेड्यूल है, ये जोड़ा गया। इसके सिवाय पहले संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 85 में चेंज हुआ, 87 में हुआ, 174 में हुआ, 176 में हुआ, 341 में हुआ, 342 में हुआ, 372 में हुआ, 376 में हुआ। केवल इतना ही नहीं, और भी अमेंडमेंट हुए। पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 द्वारा यह किया गया, परंतु इसका आर्टिकल 32 क और 35 क से कोई रिलेशन नहीं। अर्थात सही उत्तर है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 उत्तर सी सही। बड़ा सिंपल मामला है, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को, और ऐसे सवाल पूछते हैं, ध्यान रखें। एक एक मामले पर बहुत अच्छी तरीके से मैंने मेरी क्लास के अंदर पढ़ाया। रमेश थापर का मामला कैसे हुआ, मोतीलाल का मामला क्या था, ब्रजभूषण का मामला क्या था, जमींदारी एबोलिशन केस को लेकर जो मामला हुआ उसका क्या था, जो मैं नाम भूल गया, वो जमींदार थे बिहार के, बाद में शंकरी प्रसाद के मामले में वैधता प्रदान की गई थी इस फैसले को, इस अमेंडमेंट को। याद आ जाएगा मुझे, मेरे थोड़े दिमाग से निकल गया। तो ऐसे उसको जमींदारी एबोलिशन केस भी कहते हैं, जनरली आपको अच्छे तरीके से पता हो तो ये कुछ केसेस जिसमें थे जोड़े गए। ये बड़ा सिंपल सवाल था मेरे ख्याल से ये कोई, और ये सवाल, ऐसे सवाल जो है मेरे ख्याल से जीके के स्टूडेंट को सही करने चाहिए थे। अगला, भारत सरकार अधिनियम जो है, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट जो है 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
यदि प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति, किसी प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है, उत्तर गलत है, नहीं की जाती। कौन करता है? एक्ट ऑफ विद्यार्थियों 1935 जो है, इसका जो सेक्शन 48 है, सेक्शन 48 का क्लॉज 1 जो है, धारा अनुच्छेद जिसको आप कहते हैं, उसमें यह लिखा हुआ है कि द गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस इज अपॉइंटेड बाय हिज मैजेस्टी। हिज मैजेस्टी का मतलब होता है सम्राट नियुक्त करता है। गवर्नर की नियुक्ति भी, गवर्नर जनरल की नियुक्ति भी और गवर्नर की नियुक्ति भी हिज मैजेस्टी करती है। इसलिए यहां इसने लिखा गवर्नर जनरल करता है, यह वाक्य गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त नहीं होता था। दूसरा, यदि गवर्नर जनरल किसी प्रांत के गवर्नर से रिपोर्ट प्राप्त करने पर संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे प्रांत के सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, तो इस उद्घोषणा द्वारा सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये केस, जब आपको मैं कुछ क्लासेस लास्ट में ले रहा था संबंधों की, उस समय मैंने बहुत अच्छी तरीके से इमरजेंसी पावर की बात की थी और उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है, ध्यान रखिए ये क्या है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसको जिसको आप कहते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। ये संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है, ये विद्यार्थियों सेक्शन 45 में कहता है, सेक्शन 45 एक्ट ऑफ 1935 का ये बात कहता है। ऐसा हो जाता है तो गवर्नर जनरल जो है शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। ये एकदम बात सही है, इसलिए दूसरा सही, केवल उत्तर, इसका उत्तर है डी। इन 4 उत्तर। बहुत सिंपल सवाल है। इसमें एक बात गड़बड़ हुई विद्यार्थियों से, गवर्नर जनरल की आपने पढ़ा नहीं, मैंने आर्टिकल 1935 की क्लास देखना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया डिस्कस किया मैंने इस पर, और इमरजेंसी पावर पर मैं डिस्कस करता हूं, हर सेक्शन बताता हूं। ट्रेंड चेंज हो गया भाई साहब। अब वो ट्रेंड नहीं रहा कि आप आर्टिकल 356 बता के छोड़ दो, नहीं, ये कहां से आया 356? मैंने कहा आपातकालीन शक्तियों के प्रावधान जो हमारे हैं वो हमने कहां से लिए हैं, 1935 के एक्ट से लिए हैं। मैंने ऐसे ऐसे टीचर देखे हैं जो ये कहते हैं कि जापान के संविधान से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं, वाइमर गणराज्य से लिए हैं, वहां से लिए। अरे नहीं रे, वाइमर गणराज्य से तो हमने ये लिया है कि जब आर्टिकल 352 यूज होता है, यानी जब आपातकाल लगता है, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के उपचारों का जो निलंबन है, मौलिक अधिकारों का जो स्थगन है, जो उसके अधिकारों का उपचार का जो निलंबन होता है, वो वाइमर गणराज्य का प्रावधान था, जिसका फायदा हिटलर ने उठाया था। इमरजेंसी आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान जो है वो हमने एक्ट ऑफ 1935 से लिया। ये लिखा है ना, देखो ये सीधा ऐसा का ऐसा विद्यार्थियों प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल 356 है, जिसे आप ये कह रहे हैं वही प्रेजेंट टाइम में 356 है, और क्या है, कुछ है ही नहीं, हुबहू है। बस कुछ चीजें चेंज थोड़ी बहुत जो टेक्निकली होनी है, सम्राट है नहीं तो होनी है, वो बात अलग है। हाँ भाई, भारत के संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से सत्र प्रिवी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र के उत्साधन का निर्णय लिया गया? ये कल मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक ये हुई थी कि सवाल में मैंने 10वां बोल दिया, जबकि इसमें 9वां है। ये 9 सत्र जो था विद्यार्थियों, ये 30 जुलाई 1949 को शुरू हुआ था और ये 18 नवंबर तक चला था, 18 सितंबर 1949 तक था। और इसके अंदर 14 तारीख को, यानी 14 सितंबर 1949 को विद्यार्थियों, इसके अंदर एक विधेयक रखा गया और उस विधेयक का नाम यह था प्रिवी काउंसिल उत्साधन बिल,
जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा रखा गया था, और इसे बाद में सितंबर में 24 सितंबर के आसपास इसे पारित कर दिया गया। और ये क्योंकि आपको पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ये तो बिल था, निर्णय लिया गया, बाद में इस पर बिल को पास किया, एक्ट हो गया, ये बात अलग है। ये 9 सत्र था, आपको इस बात को, और मैंने लिखा है नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से, कल किसी ने स्क्रीनशॉट भी भेजा था, और देखोगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके, एक हुबहू, इसमें मैंने एक 9 सत्र में मैंने केवल एक ही बात लिखाई, और खास बात ये थी कि वही बात इसने पूछ ली, वो बात अलग है, ये डिस्कस यहाँ नहीं, कभी और करेंगे क्लासेज के अंदर, वो तो वहाँ होता है। हाँ। संसद, भारत की संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंधित कथनों पर विचार करिए। अभिभाषण राष्ट्रपति विद्यार्थियों 2 आर्टिकल के तहत देता है, एक आर्टिकल 86, एक आर्टिकल 86 और 87। 87 में उसका विशेष अभिभाषण है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसमें अभिभाषण है, अभिभाषण और संदेश भेजना है ना, इसमें आपको पता है अभिभाषण, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। राष्ट्रपति, जब आपको पार्लियामेंट पढ़ाया, राष्ट्रपति के पावर पढ़ाए, तब मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस पर डिस्कस किया है। अब ये सवाल पहले पढ़ते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण चूंकि सरकार की नीति वक्तव्य होता है, क्लियर कट लिखा हुआ है, क्लियर कट ये बात है, आपको बता दूं, ये प्रोसीजर की बात है, ये प्रक्रिया की बात है, इसमें सरकार द्वारा ही वो अभिभाषण इसलिए कहते हैं, जैसा है वैसा बोलता, जैसा है वैसा पढ़ता है, अपनी मर्जी से राष्ट्रपति यहां कुछ भी नहीं बोलता। और जब अभिभाषण पर डिस्कस होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो आपको पता है वो सरकार की नीतियों पर डिस्कस हो रहा होता है, उसमें राष्ट्रपति का कोई लेना नहीं, उसके लिए राष्ट्रपति रेस्पॉन्सिबल नहीं, गवर्नमेंट है, आप प्रेसिडेंट का नाम नहीं लेते। आपको पता है ये जब बोला जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से अभिभाषण पर जो सामान्य डिस्कस होता है, वो आप अच्छी देखा है तो पार्लियामेंट आजकल तो चलती है, बहुत बढ़िया तरीके से देख लो। इसलिए सरकार ने इसका मसौदा तैयार करती, सरकार मतलब कैबिनेट करती है, और अभिभाषण का विषय वस्तु के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार होती है। एकदम बात सही है, एकदम सही, कोई है ही नहीं, बहुत सिंपल बात और बड़ी क्लियर कट। एक बात मैंने एक देखा, यहाँ इन्होंने इस बार जो शब्दावली यूज की हूबहू उठाई है, कहीं पर भी उसने लैंग्वेज चेंज नहीं की, लैंग्वेज चेंज की नहीं, ये बहुत बड़ी बात। हाँ, पढ़ाने वाले ने अपनी लैंग्वेज में पढ़ाया तो मिस्टेक कर गया। साधारण निर्वाचन के पश्चात राष्ट्रपति, साधारण निर्वाचन का मतलब हुआ विशेष अभिभाषण होता है वो, है ना, पश्चात राष्ट्रपति अभिभाषण में केवल लोकसभा में होता है, नहीं होता लोकसभा में, केवल लोकसभा में नहीं होता, बल्कि ये विद्यार्थियों टुगेदर असेंबल्ड, जो असेंबल्ड टुगेदर जो संसद होती है उसमें होता है, यानी एक साथ समवेत संसद में होता है, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदन, यहां दोनों पूरा लिख दूं नहीं तो क्लियर हो जाए आपको, ये दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। यहां शब्द क्या है, करेगा, यानी क्लियर कट है। आर्टिकल 87 आप पढ़ेंगे तो 87 में ये साथ में लिखा हुआ, बहुत अच्छी, असेंबल्ड टुगेदर। दूसरा गलत, केवल उत्तर एक सही, यानी सी उत्तर सही हो गया। मेरी ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं। भारतीय झंडा संहिता जो हमारा बना हुआ है, फ्लैग कोड जो है, वो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद, यानी किस अनुच्छेद से संबंधित है? बड़ा सिंपल सवाल है, मेरी ख्याल से इसमें कोई ऐसा सवाल था नहीं। ये क्या कटा है, हाँ ना कटा है, देखो ये है ना, ये ऐसे है ना बेटा ना, ये सवाल गलत किसी ने नहीं किया होगा मेरी ख्याल से। फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, नागरिकों के लिए है ये, और इसका जो सेक्शन आर्टिकल 51 कैपिटल ए का जो ए है, वो एक बात क्लियर कट करता है
कि संविधान का पालन करें। पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, किसके आदर्शों? संविधान के आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। नहीं करेंगे ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने केरला के केस पर भी डिस्कस किया, इस पर भी बात हुई और मैंने पढ़ाया बहुत अच्छी तरीके से। जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाए तब भी आप इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए विद्यार्थियों। हमें राष्ट्रपति क्योंकि पहला कर्तव्य है हमारा और हमें इसका पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये कोई सवाल बड़ा सिंपल है, इसमें कोई डिस्कस करूं मैं क्योंकि टाइम लेना गलत बात है। भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य की एक बाध्यता है? राज्य की एक बाध्यता है, राज्य को ऐसा करना। ये देखो एक बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, ये लिखा हुआ कहाँ है कि राज्य की बाध्यता है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आपको बता दूं विद्यार्थियों, इस 49 आर्टिकल में पहला ही आर्टिकल ये राज्य की बाध्यता होगी, ये लिखा हुआ है इसमें। आर्टिकल 49 में ये बात लिखी हुई है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, इस संस्था, स्थानों और वस्तुओं का लूटन, वर्जन, निर्यात जो होता है उसको रोकना ये राज्य की बाध्यता होगी, बाध्यता होगी। क्लियर बात है। देखो राज्य की एक बाध्यता, ये शब्द हुबहू लेता है, पर हुबहू उठाया इस बार। दूसरा 47वां हुबहू का मतलब आर्टिकल हुबहू है ना, और मैंने लिखाया भी है, पढ़ाया तब भी मैंने कहा बहुत अच्छी तरीके। दूसरा है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने या सुधार करने की बात, आर्टिकल 47 है, मगर इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। सहकारी संस्थाओं की बात आर्टिकल 43 का बी है, आपको पता है बाद में जोड़ा गया। यह 97वां संविधान संशोधन 2012 द्वारा जोड़ा गया। और यह है आर्टिकल 46 जो बहुत ही आरक्षण से रिलेटेड है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये बातें कुछ बातों को ध्यान में रखने वाली बात है ना। यह मतलब अनुसूचित जातियों, जनजातियों और वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि जो बात है ये तो है नहीं। पहला इसका उत्तर है विद्यार्थियों ए, एकदम ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। आर्टिकल लिखा हुआ है इसमें, क्या अपवाद की तो कोई बात है ही नहीं। हाँ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। इस सवाल में मेरे पढ़ाने में मिस्टेक ये है कि मैंने 29 लिखाया, 29 क लिखाया बहुत अच्छी तरीके से। उसने ये भी लिखाया मैंने कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, एक है 50 और दूसरा 51। मैंने बहुत अच्छी तरीके से 50 को पढ़ाया और इसमें राजनीतिक दल पढ़ाए, तब मैंने आपसे ये बात कही थी। इसका एक भाग विद्यार्थियों 1989 में जोड़ा गया, भाग 4 का। इसके अंदर आपको एक भाग मिलेगा, अंत स्थापित किया गया, बाद में जोड़ा गया, जिसमें सेक्शन 29 के अंदर (1989) में 3 सेक्शन जोड़े गए, 29A, 29B एंड 29C। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रीकरण से रिलेटेड है। इन रजिस्ट्रेशन करवाएगा, कहां पर करवाएगा? आयोग के पास। आयोग का मतलब भारत निर्वाचन आयोग के पास में जो संगम है, जो निकाय है, वो उनके राजनीतिक दलों के रूप में रजिस्ट्रीकरण की बात है। 29B जो है वो अभिदाय को स्वीकार करने की बात है, यानी जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 1959 के तहत ये फंड स्वीकार कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, अभिदाय ले सकते हैं। और इसका मतलब है अभिदाय जो लिया गया है उनको सदान की घोषणा करना कि कितने पैसे हैं। आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 के तहत, आयकर इनकम टैक्स एक्ट जो है उसका सेक्शन 139 के तहत इनको ये घोषणा करनी पड़ती है कि कितना पैसा आया है। ये निर्वाचन आयोग को देनी पड़ती है रिपोर्ट, निर्वाचन आयोग को, और ये 29C में है। और ये सीधा पूछा गया, राजनीतिक दलों के प्राप्त सदान की घोषणा, 29C अर्थात ग।
एकदम बढ़िया सवाल था। सिंपल सवाल नहीं कह सकता मैं, इसको हार्ड इसलिए कहता हूं कि पढ़ाते हैं तब हम 29 की तो बात करते हैं, मगर विद्यार्थियों हमने भी 29C मैंने भी नहीं की। क्यों नहीं की भाई? अब उस समय मेरे दिमाग में यह था कि बच्चा रटेगा कहाँ तक। और देखो 100% सवाल नहीं किए जाते। जिसने 60% सवाल किए हैं वो टॉपर है इस भर्ती के अंदर, इस पोस्ट के अंदर वो सिलेक्शन है। और लड़कों पर तो संकट आ रखा है 40% का। फर्स्ट पेपर में जो 23 को भी हुआ और इसमें हुआ, इसमें 40% नहीं बन रहे। और इसके पीछे कारण है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बच्चे पढ़ते ही नहीं। पढ़ते क्या? राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल ये, राष्ट्रपति। अरे कौन पूछता है आज के टाइम में भाई साहब, कौन पूछता है? टाइम गया। आप अभी तक वहीं जिएंगे तो सिलेक्शन कैसे होंगे? आपको टाइम के साथ पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ढंग के लोगों से पढ़ना पड़ेगा। जो लोग कॉलेज लेक्चर की तैयारी, कई लोग कोर्स लिए हुए लंबे चौड़े बातें कर रहे थे, अब पूछते हैं वो कह रहे हैं इसमें तो ये नहीं। कितने आए बताओ ना। अब जीके के पेपर में आपके 4 सवाल नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या पढ़ाया आपने? ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं आए मेरे, ये सवाल मेरे तो नहीं आया, मगर जो सवाल आए हैं वो नोट से देख लो। एक एक सवाल की बात मैं कह दूं, मैं ये बात का, ये सवाल मेरे से नहीं आया। ये सवाल मैंने 29A पढ़ाया, बहुत अच्छी तरीके से बात की। राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे उनको सूचना देनी होती है, सेक्रेटरी, एड्रेस वगैरह, प्रतिनिधि, सदस्यों की संख्या सब लिख के भेजना होता है, सब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। मगर ये नहीं, क्योंकि मैं ये सोच रहा था ये कहाँ से पूछे। बाकी मैं जनरली एक्ट पढ़ के पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कई लोग एक्ट नहीं पढ़ते। मैं तो मेरी टेबल पर भी एक्ट रखता हूँ और ये हर एक्ट पढ़ाता हूँ। ये रहा मेरे पास एक्ट पढ़ाता हूँ, एक्ट से ही पढ़ाता हूँ क्योंकि टाइम आ गया, करें क्या, ये बात है। अगली बात, भारत के संविधान के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102(1) खंड 1 के उल्लेखित किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है या नहीं, तो इस प्रश्न का निर्णय किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। इसमें लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है प्रश्न निर्णय होता है तो वो प्रश्न यहां तक ठीक है का विनिश्चय राष्ट्रपति के निर्देशित किया जाएगा। उनका विनिश्चय जो है वो अंतिम होगा। ये कहां लिखा हुआ है? ये विद्यार्थियों सीधा आर्टिकल उठाया है, आर्टिकल 103 का क्लॉज 1। ये आर्टिकल 103 है। 103 का क्लॉज 1 ये कहता है, और जो 102 कौन सी? ये अयोग्यता 102 में इस मामलों में तो राष्ट्रपति तय करता है। और 102 के क्लॉज 2 अर्थात जो दल बदल से संबंधित है, यानी 10वीं अनुसूची से संबंधित है, उसके मामले में निर्णय करता है, वो निर्णय पीठासीन अधिकारी करता है। उसका निर्णय विनिश्चय अंतिम होगा और इस मामले में राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया। एक हूबहू बात लिखाई है, मैंने कहा है कि देखो 102 में अयोग्यताएं हैं और 102(1) में अयोग्यता के बारे में निर्णय 103 के तहत यह करता है, और 102 के अंतर्गत दल बदल संबंधी 10वीं अनुसूची 10 शेड्यूल से रिलेटेड मामला है, तो वो दल बदल से रिलेटेड मामला जाएगा, वो पीठासीन अधिकारी का निर्णय होगा। और उसमें आपको पता है, कोई तो हेलोइन मामले में मैंने आपको क्लियर किया था कि उसमें जो पैरा दल बदल अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम जो है, उसके अंदर ये जरूर प्रावधान कर दिया गया 85 के अंदर भी दल बदल अवैध है, मगर यदि उसमें पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा, उसमें लिखा गया था पैरा 7 में, मगर कोई तो हेलोन मामले में इस निर्णय को बदल दिया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये बातें बहुत हुई है। हाँ भाई, प्रधानमंत्री के निधन और त्याग से रिलेटेड ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। त्याग पत्र की स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कह सकता है। कहा है चौधरी शरण सिंह जी को, आपको पता है तो बहुत अच्छी तरीके से 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी और दोहरी सदस्यता के नाम पर सरकार चली गई थी, उसके बाद यानी 843 दिन बाद जब गवर्नमेंट गिर गई, तो गवर्नमेंट गिरने के बाद हमारे देश के अंदर
नई सरकार बनाने की बात थी तो कांग्रेस ने बनाई नहीं, भाई वे चौहान साहब उस समय थे कांग्रेस के, तो बनाई नहीं। तो उसके बाद विद्यार्थियों चौधरी शरण सिंह जी ने सरकार बनाई थी और कांग्रेस ने कहा था कि हम आपको समर्थन करेंगे। पार्लियामेंट में मामला गया, बहुमत 1 महीने में साबित करना होता है, सिस्टम है, कायदा है। और जब कांग्रेस को बहुमत, चौधरी शरण सिंह साहब को बहुमत साबित करना था तो कांग्रेस ने पार्लियामेंट में आई नहीं, तो बहुमत साबित करने की स्थिति बनी नहीं और वो पार्लियामेंट हुए ही नहीं, गए नहीं। और चौधरी शरण सिंह ने कहा साहब मैं तो स्थान छोड़ना चाहता हूं, मैं अब नहीं रहना चाहता, त्याग पत्र की। तब नीलम संजीव रेड्डी साहब ने कहा कि रुक जाइए, सरकार नई बनने की स्थिति है नहीं, इसलिए जब तक चुनाव करवाए जा रहे हैं तब तक आप अपना काम करते रहिए। चुनाव करवाए गए, चुनाव के बाद इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, आपको अच्छी तरीके से पता है, 80 में सरकार बन गई। ये 79 और 80 में ये घटना घटी थी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये तो बात हो गई सही। दूसरा, निधन की स्थिति में जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल अपना नया नेता नहीं चुन लेता है, तब तक राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में सर्वाधिक समर्थन जुटा सकने की स्थिति में हो। हां, किया जा सकता है। गुलजारी लाल नंदा को ऐसे ही नियुक्त किया गया था। जब नेहरू की डेथ हुई और जब शास्त्री जी की डेथ हुई, पद पर रहते हुए डेथ हुई, तब तुरंत बाद गुलजारी लाल नंदा साहब जो सीनियर मिनिस्टर थे, उनको उनका भी आप ये काम संभालिए, और गुलजारी लाल नंदा ने उस समय काम संभाला था, आपको अच्छे तरीके से पता हो। तो ऐसे बाकी स्थितियों में आई रही, और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के काल में राजीव गांधी को तुरंत बना लिया गया था, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। निधन की स्थिति में राष्ट्रपति निवर्तमान मंत्री परिषद के वरिष्ठतम सदस्य को अंतरिम उपाय के तौर पर प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी ये तीनों ही बात, विवेकाधिकार है उनका। ये स्थिति ऐसी स्थितियां हैं जब राष्ट्रपति अपने विवेक को, देखो विवेकाधिकार संविधान उसे नहीं देता, क्लियर बात, विवेकाधिकार राज्यपाल को तो मिलते हैं डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली। ये ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तब उसका अपना विवेक काम करता है, तो ये तीनों सही। नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बड़ा अच्छा सवाल है, और इसको मेरे ख्याल से जिस विद्यार्थियों ने पढ़ा है ढंग से पढ़ा होगा, मेरा ये मानना है। अगस्त 1948 के अंदर भारत और भूटान के बीच में स्थायी शांति और मित्रता के लिए एक संधि हुई जी। ये संधि हुई थी विद्यार्थियों दार्जिलिंग के अंदर, दार्जिलिंग में हस्ताक्षर हुए थे, और भारत की ओर से साइन करने वाले थे सिक्किम के एक पॉलिटिकल ऑफिसर। सिक्किम में उस समय पॉलिटिकल ऑफिसर नियुक्त होता था, सिक्किम उस समय भारत का भाग नहीं था, आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो पॉलिटिकल ऑफिसर हुआ करते थे हरीश्वर दयाल, तो हरीश्वर दयाल ने भारत की ओर से साइन किए। पॉलिटिकल ऑफिसर पोस्ट है, ये प्रशासनिक अधिकारी है ना, एक ध्यान रखिए, उसमें एक स्थिति है जो वहां एज ए भारत सरकार की ओर से वहां होता था, तो उन्होंने साइन किए दार्जिलिंग के अंदर। दूसरा, भूटान की ओर से साइन करने वाले 4 लोग थे, जिसमें मेन नाम था सोनम तैयब जी, तबई दोरजी करके थे, तो दोरजी ने यहाँ भूटान की ओर से साइन किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल बात थी, सीधी सी बात है, इसमें मेरी ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये साइन हुए थे विद्यार्थियों 8 अगस्त को, मैंने 8 अगस्त लिखा है, मुझे याद नहीं था, ऐसे अगस्त 1948। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुई, ठीक है, 1961 से लगाकर 1966 तक चली, जिसका 100% वित्त पोषण, 100% वित्त पोषण भारत के द्वारा किया गया। ये भी एकदम बात सही है। आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, यदि ध्यान रहे तो, उस समय भारत ने 10.72 करोड़ रुपए दिए थे, जो पूरी पंचवर्षीय योजना के थे, और सबसे ज्यादा पैसा विद्यार्थियों भूटान ने 6.2 करोड़ सड़क निर्माण पर भारत ने खर्च किए थे, और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्यालय बनाना वगैरह सब तैयार किए। आपको पता हो तो हम जब पढ़ते थे, आज नहीं, मैं पढ़ता था आप जैसी क्लास में, तब हम पढ़ते थे कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी सिनेमा घर नहीं है।
ऐसे पढ़ते थे, तब पढ़ते थे भूटान। इतना गरीब था भूटान, मतलब आजकल नेचुरली बहुत रिच है वो, लोग वहाँ के शांत है, अच्छे हैं, ईमानदार है, खुश है। हमारी तरह नहीं है कि 4 लोग टाँके में पड़ जाए और कोई बीबी को मार रहा है, कोई कहीं है, कोई अवैध संबंधों में, कोई जी रहा है, कैसे जी, ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। वहाँ बहुत मस्त रहते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य में खाया पिया और मस्त रहो। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, नेचर वहाँ का बहुत बढ़िया है। ग्रीन टैक्स आज भी लगाते हैं, घूमने जाते हैं भूटान जैसे। हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान बहुत आगे है ना। तो बहुत अच्छा देश है, आप जाए कभी तो घूमने के लिए, बहुत अच्छा देश है। और ये बनाया विद्यार्थियों, ऐसा भूटान बनाया राजा जिग्मे डोरजी वांगचुक, जो कि आधुनिक भूटान के जनक कहलाते हैं। उन्होंने ऐसा भूटान बनाया। तो ये दोनों वाक्य एकदम सही है, अर्थात सही। जल्दी चलता हूँ, गप्पे में काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ यानी फिक्की से संबंधित संगठन नहीं है? फिक्की 1952 में बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान में रखना है। 1952 में ये बनाया गया। इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, जैसे CIFTI जो है, ये विद्यार्थियों खाद्य उद्योग से रिलेटेड है। 1985 में बनाया गया और इसी का ही संगठन है। भारतीय मध्यस्थता परिषद IOC, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपको बता दूं, और महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बनाया कब गया मुझे नहीं जानकारी। अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन AIOE, हाँ ये भी इसका संगठन है AIOE भाई, जो 1932 में बनाया गया। श्रम सामाजिक रीति से लेकर ये खास तौर से काम करता है। भारतीय उद्योग संगठन, कोई लेना देना नहीं। भारतीय उद्योग संगठन का फिक्की से कोई लेना देना नहीं, अर्थात इसका उत्तर है सी। भारत गणराज्य, और ये कुछ सवाल जो हैं हो सकता है आप जीके में दूसरी तरफ लेकर जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, भले ही लीजिए। ये बीच में पढ़ रहा है 17, ये 13 नंबर पे हैं ये सवाल जो है, ये 13वां सवाल है इस पेपर में, इसलिए मैंने बीच में छोड़े नहीं, कंटिन्यू ले लिए। मैंने कहा जो है कोई एक आध सवाल से कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं। ऐसे ये पॉलिटिकल साइंस से जो ढंग से पढ़ता है उनको ये ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ने पड़ते हैं, है ना। आपको पता है NGO जियो ये पढ़ते हैं। भारत गणराज्य और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ USSR के मध्य शांति मैत्री सहयोग संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुत डिस्कस हुआ मेरा इस पर, जब मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध पढ़ा रहा था तब मैंने इस पर बात की बहुत अच्छी तरीके से कि मार्च 1971 के अंदर क्या स्थिति पैदा हुई पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, और वहां कैसे एक नियाजी जनरल बने, अत्याचार किया लोगों ने, उधर तख्ता पलट हुआ। ये सब बातें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बात कही। मेरे ख्याल से उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं थी जो समझ में नहीं आए या बात हो, ऐसा कुछ बात नहीं थी। हमारी सरकार ने उस समय, आपको पता है, सीटो और सेंटो का मेंबर हुआ करता था पाकिस्तान, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे। और भारत को भी सीधी सी बात है युद्ध की स्थिति में तैयारी करनी थी। आपको पता है मोनेक शाह साहब ने इंदिरा गांधी को कह दिया था कि आप कुछ समय टाइम की तैयारी दे दीजिए, हम तो तैयार हैं। और सितंबर के बाद हमें चढ़ाई करनी थी, तो हमने दिसंबर में की, वो बात अलग है। विद्यार्थियों, इसको लेकर एक संधि हुई थी। इससे रिलेटेड ये बात है कि इस मास्को में 12 मास्को में तो हुई नहीं संधि, ये हस्ताक्षर हुए थे दिल्ली में। तो सवाल तो यही गलत हो गया, मास्को तो ये गलत हो गया, दिल्ली ये है जगह थी दिल्ली, ये पहला वही गलत हो गया, जो कि अगस्त में हुई थी। ये थी 9 अगस्त 1971 को, जिसमें भारत के विदेश मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह जी ने हस्ताक्षर किए, और विद्यार्थियों सोवियत संघ की ओर से AA ग्रोमिको जो हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए। तो ये क्या कह रहा है, समाजवादी की तरफ से इस संधि पर AA के ग्रोमिको विदेश मंत्री थे वहां के, उन्होंने साइन किए, एकदम सही। यानी दूसरा, केवल दूसरा सही, केवल 14 में दूसरा। 20 वर्ष के लिए ये संधि थी, सेक्शन 11 सेक्शन 11 20 वर्ष के लिए ये संधि थी। इसको आगे बढ़ा दिया। अब आपको पता है हमारे अच्छे रिश्ते रहे, आज भी आपको पता है S-400 जो है हमारा, जो पाकिस्तान के विरुद्ध अपन बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह की, वो काम किया वो इसने किया था, आपको अच्छी तरीके से पता है।
मगर वो बातें अलग बातें हैं, ये सोवियत संघ की बात है। ब्रह्मोस मिसाइल हमारी, आज हम जिस पर ईगोइस्ट होते हैं, आप चमचागिरी अमेरिका की भले ही करें, मगर ब्रह्मोस जो हैं वो भारत की ब्रह्मपुत्र और सोवियत संघ की, रसिया की 2 नदियों के नाम पर पड़ा हुआ नाम मिसाइल जो है संयुक्त उपक्रम है भारत और सोवियत संघ। तो हमें समझना चाहिए, अलग बात है, टाइम की बात है, कौन किसको कब भूल जाता है, ये भूलते ही हैं लोग। मैं कई बार देखता हूं कि कुछ लोग पढ़ते किसी से हैं, गीत किसी और के गाते हुए मुझे मिल जाते हैं, झूठे ही किसी को, कोई चमचागिरी करता है, कोई नाटक करता है, कोई एजेंट का काम करता है, आप स्टूडेंट कर, ये तो देश है, ये तो करने ही होते हैं। राष्ट्रहित महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी के लिए पता नहीं क्या महत्वपूर्ण है, वो विद्यार्थी जाने, मगर मेरे ख्याल से पढ़ाई महत्वपूर्ण है और वो करनी चाहिए। हाँ विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत को गोलान हाइट्स जो हैं, ये विद्यार्थियों आपने देखा है तो सीरिया और इजराइल के बीच की आता है गोलान हाइट्स, ऊंचाई पर एरिया, ऊपर लेबनान है, सीरिया इधर जॉर्डन, आपको जॉर्डन के ऊपर सीरिया, सीरिया के ऊपर लेबनान, ऐसे हैं ना, आपने इजराइल को देखा है तो जॉर्डन। तो सोवियत संघ शांति स्थापना मिशन जो है UNDOF, ये 1974 में स्थापित किया गया था। यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स है जो निगरानी रखती है, और दोनों के बीच की रिपोर्ट, जो सीरिया और इजराइल के बीच की कोई प्रॉब्लम है तो उस फायर निगरानी की सूचना यूएन को देती है। ये जो बनाया गया था, ये विद्यार्थियों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन जो 350 था, उसके तहत इसका गठन हुआ था। ये रिजोल्यूशन 350 है। और ये अब ये सवाल कह रहे हैं कि इसमें भारत अब योगदान देना कब, एक क्या है योगदान, क्या है, मैं अपना योगदान देना, ये ऐसे ही है, योगदान देना प्रारंभ किया है, कब से प्रारंभ किया है ये सवाल। भारत ने अपनी पहली बटालियन 2006 में भेजी थी, फर्स्ट इन्फेंट्री बटालियन को। अब सवाल है कि साहब ये सवाल उधर से इतना पुराना सवाल कैसे आ गया, जनरली रखा है तो ये आपने करंट में बड़ा चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है कि वहां पर एक्टिंग फोर्स कमांडर जो हमारे थे, जो डेप्यूटी कमांडर के मूलतः डेप्यूटी पे थे, वो मूल इसके कमांड वो नहीं संभाल रहे थे, कोई गाना का है वो संभालता था, मगर यहाँ डेप्यूटी कमांडर के रूप में हमारे यहाँ से ब्रिगेडियर जनरल जो है अमिताभ झा वहाँ काम करते थे। और दिसंबर 2024 में अमिताभ झा की मृत्यु हो गई, शहीद नहीं हुए, मृत्यु हो गई, हेल्थ के इश्यू के कारण डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हो गई तो ये मामला बड़ा चर्चा में रहा था कि हमारे ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा जो हैं वो वहाँ लगे हुए थे, इसमें हमारा काम करता था। आपको पता है हिंदुस्तान 50 से ज़्यादा मिशंस के अंदर यूएन के अपनी सेनाएं भेजता है और सबसे ज़्यादा योगदान करता है सहायता के रूप में ना, पैसों के रूप में मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, फंड भारत इतना नहीं देता, पैसे तो अमेरिका वगैरह ज़्यादा देते हैं, मगर बाकी मामलों में, शांति के मामलों में भारत एक विश्वसनीय देश है, वो काम करता है। इसका उत्तर 2006। ग्लोबलाइजेशन पर लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन, दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है ग्लोबलाइजेशन। समकालीन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण भी, अपना भी भला दुनिया का भी भला, अपना भी भला और दुनिया का भी भला। ग्लोबलाइजेशन समकालीन सामाजिक, क्या गड़बड़ कर देता है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों में सार्वभौमिकरण और विशिष्टीकरण दोनों प्रवृत्तियों को एक साथ घटित होता है। एकदम सही। ये शब्द ग्लोबलाइजेशन जो है, ये ऐसे शब्द आया है, ये सोनी ने यूज किया है, सोनी जापानी कंपनी है, उसने यूज किया है।
जो ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन का एक भाषाई मिश्रण है, जिसे समाजशास्त्री रोलेड, ये तो गलत लिख दिया, रॉबर्टसन द्वारा गढ़ा गया और लोकप्रिय बनाया गया। ये रॉबर्टसन है ना बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये रॉबर्टसन है, ये इन्होंने रॉबर्टसन ही लिखा है, थोड़ा सा वो क्लियर हो गया, दोनों सही है। ग्लोबलाइजेशन से संबंधित ये है और ये दोनों शब्द एकदम सही है, दोनों ही इसका उत्तर सही है। मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम, ये अमेरिका के रॉबर्टसन जो है वो अमेरिका के समाजशास्त्री रहे हैं, बहुत अच्छे समाजशास्त्री माने जाते हैं, तो उन्होंने ये शब्द को गढ़ा था, लोकप्रिय बनाया, दोनों सही, तो इसका उत्तर हो गया पहला। ठीक है, हाँ भाई, अगला सवाल, पी सत्यनारायण, थोड़ा जल्दी चलें, ऐसा नहीं हो कि सब पेपर सॉल्व हो रहा है, आप की बना रहे हो, ये ऐसे की बनाना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, महंगा पड़ जाता है आपके लिए। ये पेपर के अंदर सवाल था, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यालय जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? 1950। बड़ा सिंपल सवाल है, कोई मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट था ही नहीं। जब आपको पता है 1956 के अंदर जो स्थिति बनी और राजस्थान ए श्रेणी का स्टेट बन गया, बी और सी मिलकर, तब ये स्थिति हुई। एक कमेटी बनाई गई थी विद्यार्थियों 1957 में, नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। 3 लोग थे इसमें, एक थे बी विश्वनाथन साहब और एक थे बी के गुप्ता साहब। 3 सदस्य ये समिति थी और इस समिति ने इस पर विचार किया। ये समिति की रिपोर्ट जो थी इस पर, ये इसमें केवल ये नहीं था, आरपीएससी भी थी, हाई कोर्ट भी था, किसको दिया जाए, राजधानी क्या बनाई जाए, इस पर थी, है ना। खास तौर से राजधानी किसको क्या मिले, क्योंकि बीकानेर अपना मांग रहा था, उदयपुर अपना मांग रहा था, जयपुर अपना मांग रहा था, जोधपुर अपना मांग रहा था, कोटा अपना मांग रहा था, भरतपुर अपना मांग रहा था। भाई रॉयल स्टेट थे, वो कहते थे हमें क्या मिला, हम राजस्थान बनके, हम रॉयल स्टेट मिलके बने, हमें क्या मिला। तो इस पर जब एकीकरण हुआ तो ये स्थिति बनी कि भाई किसको क्या दे, इस पर डिस्कस करना था। और ये काम जो किया गया वो पी सत्यनारायण, और इसके आधार पर आपको पता हो जयपुर के अंदर जो हमारा आरपीएससी था, ये अस्तित्व में आया था 22 दिसंबर 1949, पहली बार अस्तित्व में आया। मैं क्या बात कर रहा हूं, ये अस्तित्व में कब आई, अस्तित्व, मेरा शब्द ध्यान रखिएगा, आरपीएससी जो है वो अस्तित्व में आई दिसंबर 1949, 22 दिसंबर। ये मैं जो बात कर रहा हूं इसको समझिए। इसको सेवा शर्त और नियम बनाए गए थे 1951 में। फिर इसको क्या किया, हाईकोर्ट को हमने जोधपुर दिया, राजधानी जयपुर दी, आरपीएससी अजमेर को दी। ये काम किया गया, ये 1958 की स्थिति है। ऐसे जयपुर ही राजधानी थी, जयपुर रखी गई, क्लियर बात है, चेंज हुआ नहीं। हाईकोर्ट जोधपुर आ गया, आरपीएससी अजमेर को दिया गया, ठीक है ना। ये जनरली काम हुआ था। ऐसे जयपुर से पहले, जो अजमेर से पहले आरपीएससी जो है वो जयपुर में थी, ये इसने लिखा है, क्लियर बात, जयपुर से हो गया। ये थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखोगे, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज प्रेजेंट टाइम में आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य है, जो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले वो पद पर रहते हैं। आपको पता है आरपीएससी के चेयरमैन को 2.25 लाख रुपए और आरपीएससी के सदस्य को 2,15,000 रुपए मासिक सैलरी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मगर कभी बातें करेंगे, पढ़ाएंगे तो। राजस्थान में के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये प्रेजेंट टाइम हमारे हरिभाऊ किशन राव बागड़े के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो ये मेरे को इतनी जानकारी नहीं और ना मैंने पढ़ाया, ना कभी ये पढ़ा जा सकता है, ऐसे सवालों की जानकारी नहीं रहती। मगर कुछ इसमें जो फैक्ट उसने डाला वो बड़ा सिंपल डाला, जो ये था कि हमारे राज्यपाल साहब बने थे जुलाई में, आपको जानकारी हो, जुलाई 2024 में बने थे, और इसने जून लिखा है और पूछा गलत कौन सा है, तो गलत तो क्लियर हो गया, बी गलत है, बाकी सब सही है। अब ये तो सवाल का एक सिंपल तरीका हुआ कि जुलाई में बने, 31 जुलाई को शपथ ली थी, 31 जुलाई को, तो ये देखो महाराष्ट्र सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे, क्लियर बात है, रहे हैं, तब ये बात कह रहे हैं, तो रहे हैं ये। और दूसरा इसके अंदर एक तो क्या होता है
कि मेरे को देखना पड़ता है इसमें कहीं मिस्टेक कोई वाक्य में नहीं हो जाए। टाइप किया हुआ, वे महाराष्ट्र विधानसभा में 6 बार विधेयक रहे ही होंगे, अब मुझे नहीं पता, रहे हैं। और इन्हें 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। ये भी बात ठीक ही होगी, सीधी सी बात है। मगर मुझे एक बात पता है कि ये महाराष्ट्र के फर्स्ट बीजेपी के अध्यक्ष थे। ये फर्स्ट महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे, विधानसभा में पहले अध्यक्ष थे जो बीजेपी के से थे। ये व्यक्ति था, ये मुझे पता है, बाकी मुझे नहीं पता। मगर इसका उत्तर जो है वो क्लियर है हमारे राज्यपाल साहब का, माननीय राज्यपाल का ये उत्तर। ये राजस्थान के राज्यपाल श्री, अरे भाई दोबारा हो गया है ना, सॉरी, हाँ, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और बहुत बढ़िया तरीके से इस सवाल को मैंने कराया भी, पढ़ाया भी और समझाया भी विद्यार्थियों को। और मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा सवाल था ही नहीं जो गलत सवाल, बड़ा सिंपल था। क्या है आपको जानकारी के लिए बता दूं। क ग्राम सभा और बैठकें, मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया ना, बोर्ड पे आप देखेंगे तो ये लिखाया मैंने। क गणपूर्ति, ख सही है। घ संकल्प, रिजोल्यूशन सही है, रिजोल्यूशन द्वारा ही काम होते हैं जो बहुमत से पास होते हैं। ग कार्य, ये है ना, ये गलत है। क्यों? ये बात जो है ग में जो है ये है कि जब सरपंच और डेप्यूटी सरपंच जो है वो सरपंच अध्यक्षता करेगा ग्राम सभा की और वो अनुपस्थित है तो उप सरपंच इसकी अध्यक्षता करेगा, ये बात इसमें लिखी हुई है। ये जो है करते इसमें नहीं है। ये जो कार्य हैं ग्राम सभा के, ये है ई में, 8E में जो है ये कार्य है, अर्थात पहला कार्य। बड़ा सिंपल सवाल तो नहीं कह सकते इसको, मगर ट्रेंड आ गया आजकल ऐसे सवाल पूछने के, हर आर्टिकल की बहुत गहराई पूछते हैं, ये बड़ी बात है। राजस्थान कार्यविधि नियम जो है उससे रिलेटेड ये सवाल है। ये 17वां सवाल है, पहले आ गया, उससे पहले आना चाहिए था यार। कार्यविधि नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मामलों में आदेश जारी किए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए जाएंगे? व्यक्तियों के विचारण के बिना निरुद्ध रखते हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 24(4) के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन ये रखा जाता है जनरली। दूसरा, समस्त ऐसे मामले जो मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों द्वारा उसकी ओर से दया याचिका से संबंधित, मेरे ख्याल से ये नहीं रखते हैं। और समस्त प्रकरणों पर गैर सरकारी विधेयकों के लिए सरकारी नीति का अवधारण ये रखते हैं। इन 1 और 3 इसका उत्तर होना चाहिए। पहली बार मैं बोल रहा हूं, मुझे इस मामले में ज़्यादा गहराई नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं, सब सवाल मुझे भी नहीं आते, मगर मुझे ऐसा लगता है हो सकता है इसका उत्तर 1 और 3 हो सकता है। यहाँ देखिए मैं जो शब्द यूज कर रहा हूँ, मेरी बातों को ऐसे लीजिए जैसे मैं हो सकता कह रहा हूँ, इसका मतलब मुझे इस कार्यविधि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ ठीक है, पढ़ते हैं, मगर अब कौन सी बात रखते हैं ये पूरी क्लियर नहीं। पंचायती राज अधिनियम 1994 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा ये वाक्य आ गया। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके कार्यकाल के अनुसार विद्यार्थियों कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले CK मैथ्यू है, ये हो गया। CK मैथ्यू के बाद विद्यार्थियों बने थे CS राजन। CS राजन, हाँ CS राजन 1416 में बने तो CS राजन, अर्थात ये हो गया, पहला हो गया है ना, पहला हो गया 4-1 पे। CS राजन के बाद निरंजन कुमार आर्य, उषा शर्मा। ऐसे सवालों पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, मगर इसमें CK मैथ्यू एक मुझे यह पता है, बाकी तो अब देखो आपको सेट करके ये GK राजस्थान के फैक्ट हैं जो रटने होते हैं, इसमें कोई शक नहीं।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 23 आयोग को वैधानिक गारंटी प्रदान करती है। 23 सही है इसमें। दूसरा, आयोग ने अपनी एक जांच एजेंसी है जिसका मुख्य प्रमुख महानिरीक्षक का मतलब हुआ आईजी के पद से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं होता। नहीं भाई, डीआईजी से नीचे का नहीं होता। अर्थात ये दोनों गलत है, दोनों गलत है। भारत के संविधान के संशोधन के अनुसमर्थन के संदेश के संबंध में राजस्थान विधानसभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। यदि अध्यक्ष द्वारा जब सदन का सत्र हो तो संसद के किसी सदन में संविधान के अनुच्छेद 368 के परंतु के अधीन संविधान के किसी संशोधन के अनुसमर्थन के लिए संदेश प्राप्ति हो तो वह इससे प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र अतिशीघ्र संदेश की सूचना देगा सदन को और संदेश पटल पर रखेगा। एकदम बात सही। प्रमुख शासन सचिव संदेश प्राप्ति के पश्चात यथासाध्य शीघ्र और प्रत्येक स्थिति में इसे प्राप्त होने की तारीख से 3 दिन के भीतर, एकदम ठीक, उसकी एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा। ठीक है। सचिव, शासन सचिव, यहाँ शासन सचिव नहीं, उसमें रूल में तो सचिव है, सेक्रेटरी है, मगर प्रमुख शासन सचिव ही होगा वो, इसलिए उसको कहते होंगे। तो ये दोनों ही मेरे हिसाब से ये दोनों ही सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। कौन सा है? 74, दोनों सही। राजस्थान, ऐसे उल्ट डबल कैसे क्लिक हुआ? हाँ भाई, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को किस वर्ष में संशोधित कर राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा के गठन का प्रावधान किया गया? 2021। सीधी सी बात है, ग्राम सेवक जो है ग्राम विकास अधिकारी हो गया, आपको अच्छे तरीके से पता है, वीडियो हो गया। ये 2021 में हुआ, फरवरी 2021 में विधेयक आया था और 25 सितंबर 2021, इसकी तारीख बता दूं, कानून 25 सितंबर 2021 को ये किया गया, जिसमें ग्राम सेवक वीडियो हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया। आजकल तो सरकार ने सबको अधिकारी बनाना शुरू कर दिया, बाबुओं को भी प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसे नाम दे दिए। तो वो हमारे उसके कोई लेना देना नहीं है। बढ़िया किया, जो दिया वो बढ़िया किया, हमें उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस विधानसभा का सबसे छोटा कार्यकाल रहा? सबसे छोटा कार्यकाल रहा छठी का 6 का सबसे छोटा है, मगर ये छठी है नहीं, दूसरी है 9th का मतलब हुआ 1990 मार्च के अंदर इसका गठन हुआ था। और आपको जानकारी हो तो 15 दिसंबर को हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा था 1992 में। 6 दिसंबर को जब विवादित ढांचा गिराया गया तब, तो 9वीं, इसमें जो उत्तर है वो 9वीं है। भैरव सिंह की सरकार थी, आपको पता हो तो अच्छी तरीके से, और आरोप ये लगा था धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन का। यूपी है वगैरह है, आपको कहने की जरूरत नहीं। कल्याण सिंह जी की सरकार थी, यहाँ पर आपको पता भैरव सिंह जी की सरकार थी, और इन लोगों ने जो किया वो किया पता नहीं। और वो केस आपको पता है बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसको एसआर बॉम्बई केस कहते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे वो लेके गए, बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। मैं यहाँ बात है वो 9वीं विधानसभा सही उत्तर है। भाई, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प। इस विधेयक में आपातकाल अवधि का अर्थ 25 जून से प्रारंभ होकर 21 मार्च तक की कालावधि है। एकदम सही, 21 मार्च को खत्म हुआ था और विद्यार्थियों 25 मार्च से 21 मार्च 1977 तक थी। ये बात ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता। ये पढ़ाया मैंने, जब याद हो तो, ये इमरजेंसी का काल पढ़ाया, स्वतंत्रता सेनानी विधेयक वगैरह मैंने नहीं पढ़ाया इसको, है ना। और नहीं, ये 2024 में पास हुआ है तो इसको कहने की कोई जरूर नहीं है। अभी ये रखा गया है, 21 मार्च को ये रखा गया था। लोकतंत्र के सेनानियों का अर्थ राजस्थान के मूल निवासी व्यक्ति है और जिन्हें आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी, जो इस आपातकाल की अवधि के दौरान किसी भी समय और अवधि के लिए राजनीतिक या सामाजिक अन्य आधार पर जेल और पुलिस ने निरुद्ध किया, उनके लिए एकदम सही। दोनों ही वाक्य सही है। मैं आपको जब बता दूं, राजस्थान सरकार, जब भी बीजेपी की सरकार होती है, उन आपातकाल को स्वतंत्रता संग्राम मानते हुए उन लोगों के लिए स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देना,
और उनके लिए पेंशन शुरू करना। पिछली बार वसुंधरा राजे ने 13,000 शुरू की थी, आपको जानकारी हो तो। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी ये किया कि 20,000 रुपये पेंशन देते हैं, 20,000 रुपये मासिक मिलेगी। आपको बता दूं उनकी बीवी को भी 4,000 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलेंगे पूरे राजस्थान के अंदर फ्री, मगर राजस्थान का मूल निवासी होने की उसमें शर्त है, उनको ही मिलेगा, बाकी को नहीं। तो ये बात, क्योंकि वो 1 लाख से ज्यादा का नंबर पूरे इंडिया का है, तो वो बात अलग है। इंदिरा गांधी के काल में क्या हुआ वो आप सब जानते हैं, वो काल की बातें अपन यहाँ नहीं करेंगे और हमारे काबिल बात नहीं है। विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल जो है, राज्यपाल ने राजस्थान की विधानसभा में सर्वाधिक अभिभाषण। अब देखो भाई, इसमें मैं कार्यकाल के हिसाब से कह रहा हूँ गुरुमुख निहाल सिंह, मुझे इसमें ज्यादा डिबेट में मैंने देखा नहीं है। तो ये एक सवाल और रह गया यार, कौन सा गड़बड़ कहाँ हुई है। एक सवाल रहा है विद्यार्थियों आपका, कौन सा रहा है, पॉलिटिकल, हाँ, नीति से रिलेटेड ये सवाल रह गया कि हाल ही में राजस्थान में बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है, ये सवाल छूट गया है, प्रोत्साहन योजना जो है उसके तहत युवाओं को एक बार ये कितनी सहायता दी जाती है, 10,000। ये एकदम 10,000 ठीक है, आपको पता हो तो ये उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी प्राप्त करते हैं और 10,000 से लगाकर 50,000 रुपये तक उसकी तनख्वाह है, सैलरी है, और निजी क्षेत्र में नौकरी है और 18 से 35 साल का है, उनको सरकार जो है प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 रुपये देती है। ये अपने अभी शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2025 से, राजस्थान के मूल निवासियों को ही ये दी जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो मेरी ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, और विद्यार्थियों पेपर कैसे बन रहे हैं ये समझिए। हमें आज के पैटर्न और पेपर के हिसाब से पढ़ना चाहिए, और मैं शुभकामनाएं देता हूं उन लोगों को जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर देंगे 6 तारीख को। विश्वास रखिए, फर्स्ट पेपर के साथ सेकंड पेपर बेहतरीन हो, मगर फर्स्ट पेपर के 40% का ध्यान रखा जाए, क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। फर्स्ट पेपर में गलतियां नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, दुकानों का चक्कर छोड़ दो, लोग बर्बाद करेंगे। और आपको बता दूं, लाइफ में ये मौके बहुत कम मिलते हैं, कौन कैसे पढ़ाता है ये सब जानते हैं। मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी, मैं देता हूं शुभकामनाएं। मस्त रहो, खुश रहो, और अपने आराध्य को याद रखो, और माँ बाप के सपनों और आंखों के पानी को आप कितनी खुशी दे सकते हैं ये देने की कोशिश करिए। मैं देता हूं शुभकामनाएं। धन्यवाद।